हेलो तलतीस। आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एजुकेशन पंडित चैनल पे रैपिड रिवीजन कोर्स में नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, जिसमें आज हम कवर अप करने वाले हैं चैप्टर 7 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, वो है आपका पी ब्लॉक। पी ब्लॉक मेनली जो डिवाइड है वो है ग्रुप 15 एलिमेंट, 16 एलिमेंट, ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ग्रुप 18 एलिमेंट्स। इनमें ये चैप्टर डिवाइड है। ठीक है, अब आपके लिए एडवांटेज ये है कि 2021 में जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा ही रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, ये जो पूरा मैं आज पढ़ाऊँगा वो स्ट्रिक्टली बेस रहेगा न्यू सिलेबस के ऊपर। आपको उतना ही पढ़ना है, एनसीईआरटी में से पूरा नहीं पढ़ना है। और जल्द ही मैं एक नई सीरीज भी लॉन्च करने वाला हूँ एजुकेशन पंडित पे, जहाँ पे हम देखेंगे कि कितना टारगेट हमें एज पर द न्यू सिलेबस पढ़ना होगा, जो कि मैं एनसीईआरटी में उन पर्टिकुलर पेज को टिक करके बताऊंगा कि यही आपको कवर अप करना है। तो चलिए आज के टॉपिक पे फोकस करते हैं। पहले जो हमारा टारगेट टॉपिक है वो है ग्रुप 15 एलिमेंट्स। पी ब्लॉक में ग्रुप 15 में जो एलिमेंट्स आते हैं वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। ठीक है, ये एलिमेंट्स जो है वो पी ब्लॉक में आपके आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2 एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। देखिए डाउन द ग्रुप जाते हैं हमेशा जो कोवलेंट एंड आयनिक रेडियाई होता है वो इंक्रीज करता है, ये एक जनरल ट्रेंड है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका न्यूक्लियस से क्या होता जाएगा? दूर होता जाएगा। ठीक है, दूर होता जाएगा तो इट विल बी वेरी इजियर कि आप उस इलेक्ट्रॉन को जो है निकाल सकते हैं, तो कम एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो डाउन द ग्रुप आपकी डिक्रीज होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो वो भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है एंड सेम ऑब्वियस रीजन उसका यही है क्योंकि साइज जो है आपकी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। फिर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। देखिए इस ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे पॉलीएटॉमिक है, एक्सेप्शन इसमें है नाइट्रोजन जो कि डायएटॉमिक है। क्यों है इसका हम आगे पढ़ेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन में। ठीक है, अब इसका जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है? इन एलिमेंट्स का मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। अब ये इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्यों डिक्रीज हो रहा है मैं ये क्लियर कर चुका हूँ। बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, जो कि टॉप से बॉटम में इंक्रीज होती है। एंड मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो आर्सेनिक तक ये इंक्रीज दिखाएगी, देन बिस्मुथ तक ये डिक्रीज दिखाएगी। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट आर्सेनिक तक इंक्रीज होगी एंड देन फिर डिक्रीज होगी अप टू बिस्मुथ। फिर बात करते हैं एलोट्रॉपी की, तो सारे एलोट्रॉपी शो करते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन। अब किसी को ये एलोट्रॉपी नहीं है, क्या होता है ये नहीं पता, तो मैं बता दूं एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करे तो उसे एलोट्रॉपी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की कि क्या केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज जो कवर अप करनी है हमें वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए इस ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं ना वो मोस्ट प्रोबेबली ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, -3, +3, +5। टेंडेंसी जो होती है -3 शो करने की वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप डिक्रीज होने का ये कारण होता है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे आपका साइज जो है वो इंक्रीज होता जाता है एंड जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो भी आपका इंक्रीज होता है। साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर दोनों ही इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि आपका जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है
उसकी जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कारण क्या है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखिए एनोमलस बिहेवियर कि नाइट्रोजन जो है अपने ग्रुप में सबसे अलग क्यों है? क्योंकि उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या है? 4। 4 क्यों है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल सॉरी डी ऑर्बिटल नहीं होता उसमें, 4 ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक s में 3 p में, जो बॉन्डिंग के लिए वो यूज कर सकता है। अब रीजन क्या है एनोमलस बिहेवियर का? देखिए एक तो नाइट्रोजन की होती है काफ़ी स्मॉल साइज, उस स्मॉल साइज में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो काफ़ी हाई होती है, और जो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट प्रेजेंट इन द ग्रुप्स। एंड उसमें नॉन अवेलेबिलिटी होता है डी ऑर्बिटल का, ये तो मैं आपको बता ही चुका। अब नाइट्रोजन जो होता है ये बता चुका हूँ मैं कि वो डायटोमिक होता है, ठीक है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। बट अब बात करते हैं उसके रीजन्स के बारे में। रीज़न क्यों? क्योंकि देखिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाई है। साइज क्या है? स्मॉल है, जिसके कारण वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है अपने साथ एंड कुछ दूसरे एलिमेंट्स के साथ जिनकी साइज छोटी होती है। N2 की जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो उसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। अब एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जो इसमें से बन सकता है वो ये बनता है कि जो NN बॉन्ड होते हैं वो PP बॉन्ड से, यानी कि NN सिंगल बॉन्ड जो होता है वो PP सिंगल बॉन्ड से वीकर क्यों होते हैं? क्योंकि भैया नाइट्रोजन जो है वहाँ पर स्मॉल साइज होता है, तो हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन देखने को मिलता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में, जिसके कारण वहाँ उसका स्मॉल बॉन्ड लेंथ होता है और जो कैटिनेशन टेंडेंसी होती है वो भी वीकर होती है। अब एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है वो स्मॉल एरिया में कन्फाइंड है, तो अब ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव में रिपल्शन देखने को मिलेगा एंड उसी रिपल्शन के कारण उसकी जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन टेंडेंसी है, वो हमें नाइट्रोजन में वीकर देखने को मिलती है, जिसके कारण जो NN बॉन्ड होता है वो वीकर होता है एज कंपेयर टू PP बॉन्ड। नाउ अब केमिकल रिएक्शंस में उसकी रिएक्टिविटी हम देखेंगे, या हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हेलोजन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। देखिए इस टाइप का हाइड्राइड जो है वो ग्रुप 15 एलिमेंट शो करते हैं, जो है EH3 टाइप। इनकी जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज होती है, यानी कि अमोनिया से BiH3 जो है ये हाइड्राइड की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होगी। रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी जो होता है हाइड्राइड का वो डाउन द ग्रुप क्या होगा? डिक्रीज होगा। ट्रेंड जो है अमोनिया सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। ट्रेंड क्या है बेसिसिटी में कि डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर रिड्यूस हो रहा है। बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है? रिड्यूस होता है। रिड्यूस क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे साइज जो है वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। सो बेसिक कैरेक्टर आपका क्या हुआ? रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो है वो हम देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के साथ भैया ये कैसे रिएक्ट करते हैं? तो मेनली दो टाइप के ऑक्साइड जो है वो फॉर्म करते हैं। एक हो जाता है E2O3 टाइप और दूसरा हो जाता है E2O5 टाइप, ठीक है। ये मेनली यही दो ऑक्साइड्स है जो ये फॉर्म करते हैं। जो ऑक्साइड्स जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं एलिमेंट के, वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो आपका एसिडिक कैरेक्टर होता है ना वो भी डाउन द ग्रुप आपका डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि हैलोजन के साथ क्या है C9 का। फिर हैलोजन के साथ बड़ा सिंपल और प्यारा सा सीन है कि दो टाइप के हैलाइड फॉर्म करते हैं, एक ट्राई हैलाइड हो गया और दूसरा पेंटाहेलाइड। अब यही सिंपल सी बात है कि नाइट्रोजन तो पेंटाहेलाइड फॉर्म करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? अब तक तो भैया ये रट जाना चाहिए, अब भी आपको ना पता चले तो
थोड़ा ध्यान दे दो, बोर्ड में 4 ही महीने हैं, ठीक है। क्यों नहीं करता? बिकॉज क्योंकि इससे नॉन अवेबिलिटी है डी ऑर्बिटल की, ठीक है। डी ऑर्बिटल है नहीं तो पेंटाहाइलाइड कैसे बनाएगा, कोवैलेंसी एक्सपांड कैसे करेगा। अब बात करते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर की, तो पेंटाहाइलाइड जो होते हैं वो ज़्यादा कोवैलेंट होते हैं एज कंपेयर टू ट्राइहैलाइड्स, ठीक है। पेंटाहाइलाइड जो होंगे वो ज़्यादा कोवैलेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि ज़्यादा पोलराइजेशन होती है बॉन्ड की पेंटाहाइलाइड में, ठीक है, एज कंपेयर टू ट्राइहैलाइड स्टेट। इसलिए पेंटाहाइलाइड जो होते हैं वो ज़्यादा कोवैलेंट होते हैं एज कंपेयर टू ट्राइहैलाइड्स, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है कि पोलराइजेशन जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि ये मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखिए, जो भी ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और एक बाइनरी कंपाउंड बनाता है जिनमें उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -3। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैल्शियम नाइट्राइड की बात लूँ तो नाइट्रोजन कैल्शियम के साथ कैसा कंपाउंड फॉर्म करेगा, CA3N2। आर्सेनिक का सोडियम के साथ कैसा करेगा, Na3AH2। ऐसा ही कैल्शियम के साथ फॉस्फोरस करके कैल्शियम फॉस्फाइड बनाएगा। ये जिंक इस तरीके से रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाता है, मैग्नीशियम ऐसा कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, Bi के साथ मैग्नीशियम बिस्मुथाइड, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं इन ग्रुप्स में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनके कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। डाइनाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। तो डाइनाइट्रोजन का प्रिपरेशन कैसे होता है? अगर कमर्शियली बात करूँ तो लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ये सिर्फ याद रखने के लिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप किस तरीके से डाइनाइट्रोजन प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ, लेबोरेटरी प्रिपरेशन कभी कभार पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए, यस इट इज प्रिपेयर्ड इन लैब बाय ट्रीटिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विथ सोडियम नाइट्राइड, ठीक है। देन ये रिएक्शन दे दिया है और ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, सो ये आप इस पर थोड़ा ध्यान देना कि NH4Cl जो है एक्वस NH4Cl वो NaNO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन जो है आपका फॉर्म होगा अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड NaCl, ठीक है। देन उसके बाद अमोनियम डाइक्रोमेट का अगर थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं उस केस में हमें डाइनाइट्रोजन मिलता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस मेथड से आपको जो नाइट्रोजन मिलता है वो काफ़ी प्योर मिलता है। बेरियम एजाइड या सोडियम एजाइड का डिकम्पोजिशन जो होता है तो अराउंड अबाउट 95% ऑफ नाइट्रोजन हमें जो मिलता है वो प्योर मिलता है, यानी कि सिंपल सी बात है, काफ़ी प्योर नाइट्रोजन इस प्रोसेस से आपको मिल जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की तो कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस है, ठीक है। 2 स्टेबल आइसोटोप्स हैं इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में काफ़ी कम है एंड इसकी फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी कम है। रूम टेम्परेचर में ये काफ़ी इनर्ट होता है क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है। हाई क्यों होती है ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। एंड ये N ट्रिपल बॉन्ड है, ओके। अब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, आयनिक नाइट्राइड बनाता है एंड नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके कोवैलेंट नाइट्राइड बनाता है। मूविंग फॉरवर्ड, नाइट्रोजन का एक और कंपाउंड है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, वो है अमोनिया। देखिए अमोनिया बेसिकली किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यूरिया का जब आप वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उस प्रोसेस में आपको जब वहाँ पे डिके होगा और फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा। अमोनियम सॉल्ट से भी आपको क्या मिल जाएगा, अमोनिया मिल जाएगा। मतलब अमोनिया क्लोराइड को आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा दिया तो वहाँ अमोनिया मिल गया, या अमोनियम सल्फेट को आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा दिया तो उस केस में आपको अमोनिया मिल जाता है वाटर के साथ एंड सोडियम सल्फेट वहाँ एज अ बाई प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन एक वेल नोन प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये पूरा का पूरा आपके माइंड में जो ये इन्फॉर्मेशन है ना, ये छपी रहनी चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा, ये डेफिनेटली है। सो इसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्टिमम कंडीशन क्या है, देखिए ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, कैटलिस्ट हमने आयरन ऑक्साइड यूज़ कर रखी है। हैबेस प्रोसेस के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन क्या होता है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कि आप एम्बिएंट टेम्परेचर पे वो प्रोसेस को कराएं। लो टेम्परेचर कम से कम एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि ये रिएक्शन होने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए उतना तो भैया वो मॉलिक्यूल्स अचीव कर ले। ये जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि आपका हीट जो है वो रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। नाउ बात करते हैं अमोनिया की प्रॉपर्टी की। सो अमोनिया जो होता है वो कलरलेस पंजेंट ऑर्डर होता है, ठीक है। ये सॉलिड लिक्विड दोनों स्टेट में पाया जाता है। अगर सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट में बात की जाए तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा वाटर के साथ, एंड इसी के कारण इसकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है वो हायर होती है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो फॉर्म करता है इसी के कारण इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर में हाई होती है। एक्वस सॉल्यूशन में ये वीकली बेसिक होता है क्योंकि ये OH माइनस आयन का फॉर्मेशन कर देता है। देखिए अमोनिया गैसियस जब H2O में होता है तो क्या फॉर्म करेगा, NH4 प्लस एंड OH माइनस। एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, अमोनियम सॉल्ट्स बना देते हैं, ठीक है। एसिड के साथ रिएक्ट करने में ये FeCl3 है, ठीक है। FeCl3 है, जब ये NH4OH के साथ रिएक्ट नहीं है FeCl, हाँ FeCl3 है, जब NH4OH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, Fe2O3.XH2O एंड प्लस 3NH4Cl, ठीक है। ये आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब भैया जो अमोनिया है, अमोनिया में क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। अमोनिया में यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है और आपको पता है कि अगर लोन पेयर है डोनेट कर सकता है तो ये लेविस बेस की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अब भैया ये एक लाइगेंड भी है क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है तो सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा एंड काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये एज अ लाइगेंड एक्ट करता है, ठीक है। लिंकेज होती है इसकी सेंट्रल मेटल आयंस के साथ, ठीक है। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं अमोनिया की, जैसे कॉपर के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर ब्लू कलर का है, डीप ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। Ag प्लस जो है वो Cl माइनस के साथ रिएक्ट करके AgCl बनाता है, देन वो जो अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो ये वाइट कलर की पीपीटी जो है वो कलरलेस हो जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है तो आप इनको रिमेंबर कर लीजिए। इनकी प्रोबेबिलिटी है कि ये पूछे जा सकते हैं बिकॉज एक टाइम पे ये काफ़ी ट्रेंडिंग इक्वेशन हुआ करती थी। अभी इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो पहले से कम हो चुकी है, बट स्टिल यस, क्योंकि इस बार सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है तो जितना बचा हुआ है वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज अगर सिलेबस रिड्यूस होता है इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो बचा है अब आप उसमें से कुछ भी लाइटली नहीं ले सकते हैं। यू हैव टू कवर एंड यू हैव टू लर्न ऑल द इक्वेशंस रिमेनिंग। लर्न इन द केस आपको आइडिया होना चाहिए कि कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है तो ये रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो कंपाउंड की हम बात करते हैं वो है हमारा क्या, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन लैब में कैसे होगा, ये NaNO3 को हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, NaHSO4 एंड हमारा नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए जो वेल नोन प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, ओस्टोल्ट प्रोसेस। यहाँ पर क्या होता है, ओस्टोल्ट प्रोसेस में पहले में आपका क्या होगा, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होगा अमोनिया के साथ बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, यानी कि अमोनिया का एक ऑक्सीडेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा।
ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर आपको NO2 मिलेगा, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा एंड आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। अब नाइट्रिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। नाइट्रिक एसिड जो है एक्वस सॉल्यूशन में एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है एंड हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रेट आयन जो है वो जनरेट करता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि ये जो है ना एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है एंड काफ़ी सारे मेटल्स को अटैक करता है एंड इसकी जो रिएक्शन है वो डाइल्यूट जो मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कॉपर है, उसकी रिएक्शन अगर आप डाइल्यूट HNO3 के साथ कराएंगे तो अलग आएगा एंड कंसनट्रेटेड के साथ कराएंगे तो अलग आएगा। डाइल्यूट के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है एंड कंसनट्रेटेड के साथ जो प्रोडक्ट मिलता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है। ये भी काफ़ी ट्रेंडिंग इक्वेशन है। ठीक है, सो ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, जिंक का भी सेम केस है। जिंक जो है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ काफ़ी अलग तरीके से बिहेव करेगा। डाइल्यूट है तो N2O फॉर्म करता है एंड अगर कंसनट्रेटेड है तो वहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, NO2 का हो जाएगा। ये रिएक्शंस है जो जिंक की डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ होती है। ठीक है, तो चलिए ये कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं। एंड मेटल्स की बात करें तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो डिजॉल्व नहीं करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। उनके पीछे का स्ट्रेट फॉरवर्ड रीज़न ये होता है कि एक पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड जो है उसकी सरफेस से बन जाती है मेटल सरफेस के ऊपर, जिसके कारण वो डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। एंड जो ये नाइट्रिक एसिड है वो काफ़ी नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है एंड काफ़ी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे I2 है तो I2 को ऑक्सीडाइज कर दिया HiO3 में, C हो गया आपका CO2 में। ठीक है, S8 है वो H2SO4 में जा रहा है। ठीक है, सो ये सारे कुछ रिएक्शन है जहाँ पर नाइट्रिक एसिड आपका कैसे बिहेव कर रहा है, ऐसा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। फिर बात करते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट की। देखिए ब्राउन रिंग टेस्ट इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, एंड एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, बट येस बिकॉज इस बार सिलेबस डाउन हुआ है, काफ़ी कम चीज़ें हैं पूछने के लिए, तो ब्राउन रिंग टेस्ट आई थिंक 1 to 2 मार्क्स पूछ सकते हैं। यहाँ क्या होता है, Fe2+ की एबिलिटी होती है कि वो नाइट्रेट्स को नाइट्रिक एसिड में नाइट्रिक ऑक्साइड में रिड्यूस कर देता है एंड देन वो Fe2+ के साथ रिएक्ट करता है एंड एक ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है। बेसिकली इस टेस्ट में क्या होता है, आप फेरस सल्फेट को ऐड करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में जिसमें आपका नाइट्रेट आयन होता है। ठीक है, नाइट्रेट आयन होता है ना, आप उसमें क्या डाल देते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, जहाँ पे इंटरफेस में आपको जो सॉल्यूशन और सल्फ्यूरिक एसिड का जो इंटरफेस है वहाँ पे एक ब्राउन रिंग देखने को मिलती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, एंड वो ब्राउन रिंग किसके कारण होता है, क्योंकि वहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है। ना देखिए ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ मैं इन्हें कवर अप नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अपने JEE नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जस्ट एक बार रीड कर सकते हैं, एंड इनके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के एजुकेशन पंडित चैनल पर डाल दूंगा। सो उन वीडियोस के लिए अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, जिसके लिए आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगी मेरी वीडियो की। तो ये सारा सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, ये भी नहीं है। फिर बात करते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट की, तो ये है ग्रुप 16 एलिमेंट्स। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ जनरल इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2 अब आप दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से 15 एंड 16 दोनों की आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है
और क्यों है उसका रीजन नीचे आप कमेंट डाउन करके मुझे बता सकते हैं। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, यार ये सिंपल सी चीज़ें, डाउन द ग्रुप जाओगे तो ये क्या होनी है, इंक्रीज ही होनी है, क्योंकि साइज तो बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी क्योंकि साइज बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं, तो कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम रीजन है, साइज बढ़ रही है, न्यूक्लियस से दूरी इलेक्ट्रॉन की है, यही मजबूरी। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है यानी कि कम पुल कर पा रहा है न्यूक्लियस, ठीक है। सो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो ये क्या होता है, ये डिक्रीज होता है, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेंट्रल एटम मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है। ये भी डिक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो एटम है उसकी साइज जो क्या है डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, उसके कारण। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए ऑक्सीजन एंड सल्फर क्या है, नॉन मेटल्स। सिलेनियम एंड टेलुरियम क्या है, मेटलॉइड्स। पोलेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव, ठीक है, मेटल है, रेडियो एक्टिव है। सारे के सारे एलोट्रॉपी शो करते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर माइट बी क्लैरिफाइड ऑन द फैक्ट दैट ऑक्सीजन आपका डायटोमिक एटम है और सल्फर कैसे एग्जिस्ट करता है, पॉलीएटॉमिक पार्टिकल के ऊपर, पॉलीएटॉमिक पार्टिकल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यही कारण है जो इनका एक ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिलता है इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में, क्योंकि ऑक्सीजन SO2 एग्जिस्ट करता है गैस फॉर्म में, एंड सल्फर जो है वो S8 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका इन एलिमेंट्स का जो इस ग्रुप में पाया जाता है वो है -2 + 2 + 4 + 6। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप आपकी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है, एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की इंक्रीज होती है। इसके पीछे का एक सिंपल सा जो रीज़न है वो क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखिए ऑक्सीजन जो है वो खाली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो भी किसमें एक में नहीं करेगा, वो है OF2 जिसमें वो +2 शो करता है। इसका एक सिंपल सा मेन रीज़न यही है क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है, जिसके कारण वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है -2 का। बात करते हैं एनोमलिस बिहेवियर क्यों होता है ऑक्सीजन के, क्यों ये शो करता है, बिकॉज इसकी जो साइज होती है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, मैक्सिमम कोवेलेंस इसकी 4 होती है, क्योंकि भैया अगर इसको 4 से ज़्यादा शो करनी है तो एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, डी ऑर्बिटल इसके पास खाली होता नहीं है। यही कारण है इसकी जो कोवेलेंसी है वो कहीं ना कहीं 4 पे ही सीमित रह जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाइड्रोजन के साथ इसका बिहेवियर कैसा होता है इन एलिमेंट्स का इस ग्रुप के। सो जो हाइड्राइड ये लोग फॉर्म करते हैं वो H2E टाइप के हाइड्राइड्स होते हैं, एंड इनका जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, यानी कि H2O से H2TE तक आपको जो एसिडिक कैरेक्टर है उसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। जिसके पीछे का स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजन क्या है, क्योंकि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, यानी कि इसका मतलब वो प्रोटॉन जो है वो इजीली डोनेट कर सकते हैं, इसलिए जो उसका एसिडिक कैरेक्टर है वो डाउन द ग्रुप आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। थर्मल स्टेबिलिटी यानी कि स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट, ये जो है डिक्रीज होता है H2O से H2PO तक, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं तो सारे हाइड्राइड जो है एक्सेप्ट वाटर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, एंड ये जो कैरेक्टर है वो H2S से H2TE क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं ना, आगे रिएक्शंस देखते हैं ऑक्सीजन के साथ। जो इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो दो टाइप के ऑक्साइड्स फॉर्म करता है, एक EO2 है एंड एक EO3 है। इनकी जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है इन ऑक्साइड्स की, वो SO2 से TeO2 में रिड्यूस होती है, डिक्रीज होती है। एंड ये जो दोनों ही ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होता है एंड ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें देखने के लिए। फिर बात करते हैं हैलोजन के साथ इसकी रिएक्टिविटी कैसे होती है। देखिए तीन किस्म के हैलाइड से बनाता है, EX6 टाइप, EX2 टाइप एंड EX4 टाइप। अब जो हैलाइड की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है इस ट्रेंड में, ठीक है। इस ट्रेंड में हैलाइड की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होगी एंड सारे हेक्सा हैलाइड्स में से हेक्सा फ्लोराइड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है एंड सारे जो हेक्सा फ्लोराइड्स होते हैं वो गैसियस होता है नेचर में, ठीक है। सिलेनियम को छोड़ के बाकी सारे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स, ठीक है। अब बात करते हैं इनके कंपाउंड्स के बारे में। तो सबसे पहला आता है ऑक्सीजन का कंपाउंड डाइऑक्सीजन। प्रिपरेशन कैसे आप उसको बनाएंगे, आपने हीट किया क्लोरेट्स को, नाइट्रेट्स को या परमैंगनेट्स को, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, KCl मिल गया एंड O2 मिल गया, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को बेसिकली हम हीट कर देते हैं जिसमें ऑक्सीजन हो, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद थर्मल डिकम्पोजिशन करा दिया मेटल्स का, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में काफ़ी डाउन द रोड प्रेजेंट है, ठीक है। एंड कुछ हायर ऑक्साइड्स का करा दिया कुछ मेटल्स की, फॉर एग्जांपल Ag2O हो गया, Hg हो गया, जो डाउन द ग्रुप आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखने को मिलेगा, ठीक है। जिससे आपको क्या मिलेगा, Ag&O2, HgNO2, ठीक है। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड से आपको कैसे मिलेगा। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो डिकम्पोज होता है, तो उस केस में आपको वाटर एंड डाइऑक्सीजन मिलेगा। कैटलिस्ट के तौर पे आप फाइनली डिवाइडेड मेटल्स यूज़ कर सकते हैं या मैग्नीज डाइऑक्साइड का यूज़ वहाँ किया जाता था। एंड लार्ज स्केल में प्रोडक्शन के लिए वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवा दिया या एयर का करा दिया। इससे क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिलीज होता है कैथोड पे एंड ऑक्सीजन आपको कहाँ मिलेगा, एनोड पे। अब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो भैया डाइऑक्सीजन जो एयर से ऑब्टेन होता है उसमें प्रोसेस क्या होता है, पहले आपने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया, ठीक है, वाटर वेपर को रिमूव किया, फिर जो रिमेनिंग गैसेस है उसको लिक्विफाइड किया, फिर उसको फ्रैक्शनली उसका डिस्टिलेशन कराया, फिर आपको डाई नाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन मिला, ठीक है। ये प्रोसेस हो गई। अब उसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं डाइऑक्सीजन की। सिंपल सी चीज़ है, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स है, 3 इसके आइसोटोप है, O16, O17 एंड O18। पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में क्योंकि लोन वहाँ पे लोन पे प्रेजेंट होता है, हाईली रिएक्टिव होता है नेचर में, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके ऑक्साइड्स के बारे में, यानी कि दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो इसका कंपाउंड होता है, बाइंड्री कंपाउंड, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड्स कहते हैं। अब इन ऑक्साइड्स को 3 तरीके से मैंने कैटेगराइज कर रखा है, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एसिडिक ऑक्साइड उन ऑक्साइड्स को कहेंगे जो कि वाटर के साथ कंबाइन होते हैं एंड हमें क्या मिलता है, एसिड। वो हो गए हमारे एसिडिक ऑक्साइड, जैसे CO2, SO2, Cl2O7, N2O5, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्ट किया जैसे SO2 ने और क्या मिला, एसिड, यानी कि H2SO3। बेसिक ऑक्साइड सिंपल वही ऐसी ऑक्साइड्स जो वाटर के साथ रिएक्ट करे आपको बेस मिल जाए, वो बेसिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल CaO, BaO, Na2O, ठीक है। जैसे CaO का वाटर के साथ रिएक्शन हुआ, बेस क्या मिला, CaOH होल ट्वाइस।
फिर बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की, यानी कि जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक ऑक्साइड दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को डेमोन्स्ट्रेट करे। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो गए। जैसे Al2O3, भैया ये HCl के साथ रिएक्ट करता है एंड ये कंपाउंड फॉर्म करेगा। सेम यही Al2O3 बेस के साथ रिएक्ट करता है एंड ये कंपाउंड फॉर्म करेगा। यानी कि दोनों के साथ ही इसका रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है। एसिड के साथ भी देखने को मिल रहा है, बेस के साथ भी देखने को मिल रहा है। सो ऐसे ऑक्साइड्स को आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं तो वो आपका आ जाता है ओजोन। ठीक है, तो ओजोन का प्रिपरेशन कैसा होता है? ओजोन को हम लोग जो स्लो ड्राई स्ट्रीम होती है ना ऑक्सीजन की, उसको किससे पास करते हैं? एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से पास करते हैं। तो वहाँ पे जो कन्वर्जन रेट आपको देखने को मिलता है ऑक्सीजन से और ओजोन का, वो काफ़ी कम होता है, अराउंड 10% के आसपास ये कन्वर्जन रेट होता है। ठीक है, O2 गिव्स O3, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, यहाँ पे एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज देख लेंगे तो थर्मोडाइनमिकली काफ़ी अनस्टेबल होता है, बट ये काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या है, रिलीज कर देता है। O3 ईजिली नेसेंट ऑक्सीजन आपको देता है, जिसके कारण ये काफ़ी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब ये इसके कुछ रिएक्शन है, जैसे PbS के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, PbSO4 में, एंड खुद ये रिड्यूस्ड हो जाता है O2 में। फिर I- है तो उसको I2 में कर देगा, खुद ये OH- एंड O2 में हो जाएगा। अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्टेट क्वांटिटेटिव मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ ओजोन गैस एंड थ्रेट टू ओजोन लेयर। इसमें से एक थ्योरेटिकल आपको पूछ सकते हैं 1 या 2 मार्क्स में। पहले ये देखते हैं क्वांटिटेटिव मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। ओजोन को आपने किसके साथ ये करा है? Ki के साथ, एक्सेस में वो भी। ठीक है, फिर आपने बोरेट बफर के साथ उसको बफर किया, जिसका pH अराउंड 9.2 है। उस केस में क्या हुआ? आयोडीन लिबरेट हुआ, और जो आयोडीन लिबरेट हुआ उसको आपने टाइट्रेशन कर दिया किसके साथ? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट के साथ उसका टाइट्रेशन कर दिया। अब थ्रेड क्या है ओजोन लेयर को? देखिए, थ्रेड बेसिकली जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है जो रिलीज होती है सुपरसोनिक जेट से, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा रैपिडली जो होता है ना ओजोन के साथ कंबाइन कर लेती है। अब ओजोन के साथ कंबाइन करती है तो उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है? डिप्लीट होता जाता है। जैसे NO है वो O3 के साथ क्या होगा? कंबाइन करेगा एंड NO2 दे देगा, NO2 दे देगा। फिर जो ओजोन लेयर होता है वो फ्रियॉन्स जो होते हैं ना, फ्रियॉन्स, ओजोन लेयर इज पोस्ट फॉर द यूज ऑफ फ्रियॉन्स विच आर यूज्ड इन एरोसॉल। एरोसॉल फेज या रेफ्रिजरेंट जिसमें यूज होता है फ्रियॉन्स, वो डिप्लीट करता है ओजोन लेयर को। ठीक है, सो ऑक्सीजन का खेला खत्म हो गया है। अब भैया ऑक्सीजन का खेला खत्म है, नया खेला स्टार्ट करेंगे सल्फर का। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इसके एलोट्रोपिक फॉर्म को ही कवर करना है। ठीक है, तो 2 एलोट्रोपिक फॉर्म है, एक है जिसे अल्फा सल्फर या रोम्बिक सल्फर कहा जाता है, दूसरा है मोनोक्लिनिक जिसे हम बीटा सल्फर कहते हैं। अल्फा सल्फर जो है स्टेबल होता है अगर टेम्परेचर 369 केल्विन से कम हो, उससे ज़्यादा हो तो ये बीटा सल्फर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और 369 केल्विन पे दोनों ही जो सल्फर है वो एग्जिस्ट करेंगे, स्टेबल रहेंगे, एंड इस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है। फिर बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की कि इसका प्रिपरेशन कैसे होता है। तो देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनेगा? आपका जो सल्फर है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, वो कैसे बन जाएगा? ठीक है, सल्फर को आप ऑक्सीजन के साथ हीट कीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड आपका बन जाएगा। ठीक है,
फिर आप सल्फाइड जो है उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करिए तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सल्फाइड ओर की रोस्टिंग कीजिए तो उस केस में आपको SO2 मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, बात करते हैं तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ जैसे ही कांटेक्ट में आता है सल्फरस एसिड फॉर्म करता है। ठीक है, अब जो ऑन रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इट विल गिव सोडियम सल्फाइड विच देन रिएक्ट विद मोर सल्फर डाइऑक्साइड टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये खाली प्रिपरेशन है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, किस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। जैसे Fe3+ है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो ये Fe3+ Fe2+ में आ जाएगा। सेम केस MnO4- Mn2+ में आ जाएगा। ठीक है, सो ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है। ये कुछ सल्फर के ऑक्सो एसिड है, ये आपको मेनली याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं। ऑक्सो एसिड्स आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे, जैसे H2SO7 हो गया, H2SO8 हो गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सो एसिड्स आपको याद करने पड़ेंगे। देन सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से जो बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप सल्फर या सल्फाइड ओर को हीट करते हैं तो आपका SO2 बनता है। ठीक है, सल्फर को आपने हीट किया तो आपका SO2 बना, फिर ये SO2 का कन्वर्जन SO3 में हो जाएगा। ठीक है, SO3 में इसका कन्वर्जन हो गया, कैटलिस्ट V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। देन जो SO3 बना उसका एब्जॉर्प्शन आपने किस में कर दिया, H2SO4 में, H2SO4 में सॉरी, तो आपको ओलियम मिल जाएगा H2SO7। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। सो लो वॉलेटिलिटी होती है इसकी, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर होता है, वाटर की तरफ इसका एक स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होता है। H2SO4 काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। ये ऑर्गेनिक में आपको फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि जो H2SO4 है वो कंपाउंड्स में से पानी निकालने के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है, एज अ गुड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। जैसे देखिए Cu है, H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो CuSO4 बनाएगा। ठीक है, सल्फर है, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो SO2 मिल जाएगा। कार्बन है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया तो CO2 मिल गया। तो ये सारी रिएक्शंस क्या दिखा रहे हैं, ये सारी रिएक्शन दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो H2SO4 है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। फिर आगे बात करते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट की। तो ग्रुप 17 एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ठीक है, अब एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या है, NH2NP5। सेम वही ट्रेंड है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस का, डाउन द ग्रुप रिड्यूस होंगे, डाउन द ग्रुप सॉरी इंक्रीज होंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। और क्यों होती है, उसका स्ट्रेट रीजन ये है, यहाँ आप देखिए एंड आप कंपेयर कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन पढ़िए क्या होती है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे सो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, वो डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर। अब इनके भैया एक ही इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए होता है, इसलिए भर भर के एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो अचीव
कर लेते हैं, इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें सो जो स्टार्टिंग के दो एलिमेंट होते हैं वो गैसेज होते हैं। ब्रोमीन लिक्विड में प्रेजेंट होता है, आयोडीन सॉलिड होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एटॉमिक नंबर के साथ स्टडीली इंक्रीज होता है। सारे हेलोजन आपके कलर होते हैं, इसका रीज़न ये है कि वो रेडिएशन विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड जब इनका एक्साइटेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का हायर एनर्जी लेवल में, तो उस केस में आपका क्या होगा, ये लोग कलर शो करेंगे। जैसे फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ब्रोमीन एंड आयोडीन जो होते हैं वो स्पार्किंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है, लेकिन सॉल्युबल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। ऑक्सीडेशन शेड सबसे पहले कवर किया जाएगा एंड मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन शेड जो है वो -1 है। बात करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की, जो ऑक्सीडेशन शेड ये शो करते हैं वो है +1, +3, +5 एंड +7। ऑक्सीडेशन शेड +4 एंड +6 इसमें अकर होगा इन द ऑक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। फ्लोरीन जो है वो सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन शेड शो करता है। इसके पीछे का स्ट्रेट फॉरवर्ड कारण यही है कि उसमें कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है, तो वो अपने ऑक्टेट को एक्सपांड नहीं कर सकता, ऑब्वियस सा रीज़न है। एंड उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, इसलिए ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन शेड शो नहीं करते हैं। देन बाकी सारे हेलोजन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इसके पीछे का स्ट्रेट फॉरवर्ड रीज़न यही है क्योंकि वो रेडिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। या ये दूसरे हैलाइड आयन को भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं इन सॉलिड फेज। फॉर एग्जांपल यहाँ दे रखा है कि F2 है, तो कोई दूसरा हैलाइड होगा तो ये इसे ऑक्सीडाइज कर देंगे, F2 F- में हो जाएगा और दूसरा जो हैलाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, X2 में, ठीक है। यहाँ पे जो X है वो क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग नेचर की हेलोजन की, तो आप उसको वाटर के साथ जो उसका रिएक्शन होता है उसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्लोरीन जो होता है वो ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर को ऑक्सीजन में। बाकी अगर क्लोरीन और ब्रोमीन की बात की जाए तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोहेलिक एंड हाइपोहेलस एसिड बनाता है। आयोडीन की बात करें तो उसका जो रिएक्शन होता है वाटर के साथ वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, ठीक है। एंड I- जो है वो ऑक्सीडाइज कर सकता है वाटर को एसिडिक मीडियम में, ठीक है। चलिए अब फ्लोरीन का कुछ एनोमलस बिहेवियर देख लिया जाए। रीज़न क्या है उसके पीछे, बहुत यही एक रीज़न है यार, स्मॉल साइज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है एंड फ्लोरीन के जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। ये रटी रटाई कहानी है हर एलिमेंट की एनोमलस प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। वही बाबा आजम के ज़माने की कहानी है, सब में चिपका दी है। अब जो रिएक्शन होता है फ्लोरीन के मोस्ट ऑफ रिएक्शन वो एक्सोथर्मिक होता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, देखिए सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रीज़न है कि साइज क्या है उसकी, स्मॉल है। बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। HF लिक्विड है, बाकी हैलाइड्स गैसियस है, क्यों, बिकॉज HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देन हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, सो HX फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब जो इनकी एफिनिटी होती है हाइड्रोजन की तरफ, उसमें ट्रेंड क्या है, डिक्रीज करती है, कैसे, फ्लोरीन टू आयोडीन, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ वो इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप,
स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड डाउन द ग्रुप डिक्रीज। क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो डाउन द ग्रुप आपका डिक्रीज कर रही है। ये ट्रेंड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में। ऑक्सीजन के साथ हैलोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। जो ऑक्साइड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा स्टडी या स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। ऑक्साइड के बाद हैलोजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑक्सो एसिड्स एंड ऑक्सो एनायंस फॉर्म करते हैं ऑक्सीजन के साथ। मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? मेटल्स के साथ ये मेटल हैलाइड्स बनाते हैं, जैसे ब्रोमीन जो है वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके MgBr2 बनाते हैं। एंड जो ये मेटल हैलाइड्स बनते हैं ये आयनिक नेचर के होते हैं। अब आप पूछेंगे भैया क्यों होते हैं आयनिक नेचर के? तो भैया इसका सिंपल सा जवाब ये है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ये नेचर में, ठीक है। और जो मेटल्स होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब भैया एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो भैया जो कंपाउंड बनेगा आयनिक ही बनेगा ना, कोवेलेंट तो बनेगा नहीं। एक भैया देने वाला पार्टी है, एक लेने वाला पार्टी है, तो प्रोडक्ट तो भैया आयनिक ही बनेगा ना भैया। तो पूछने वाली बात है भैया। फिर देखते हैं जो आयनिक कैरेक्टर है हैलाइड का वो रिड्यूस करता है फ्लोरीन से आयोडीन में, ठीक है। ये ट्रेंड है MF, फिर उससे कम MCl, फिर MBr, फिर Mi। ऐसा आपका आयनिक कैरेक्टर जो है उसमें डिक्रीज देखने को मिलता है ये ट्रेंड में। फिर बात करता है हैलोजन के साथ, तो भैया ये खुद के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं आपस में। कोई इतने ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इतने ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि सबके साथ रिएक्ट कर लिया, मन नहीं भरा तो बोला चलो आपस में भी रिएक्शन कर ही डालते हैं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं। उत्तेजित किस्म के थोड़े मालूम पड़ते हैं हैलोजन, ठीक है। सो ये आपस में रिएक्ट करते हैं और इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म करता है इन टाइप्स के, ठीक है। यहाँ पे X जो है वो लार्जर हैलोजन होगा जिसकी साइज बड़ी होगी, और जिसकी कम होगी वो X डैश है। अब क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन का प्रिपरेशन कैसे होता है भैया? अगर क्लोरीन बनाना है तो HCl को मैग्नीज डाइऑक्साइड में हीट कर दो, ठीक है। सॉरी, मैग्नीज डाइऑक्साइड को कंसनट्रेटेड HCl में हीट कर दो, तो आपका MnCl2 Cl2 और H2O फॉर्म हो जाएगा। या अगर ये पसंद ना आए तो एक और तरीका है अपने पास, मैग्नीज डाइऑक्साइड को हीट कर दो मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट और कंसनट्रेटेड H2SO4 में, ठीक है। ये रिएक्शन है, इम्पॉर्टेंट है, देख लेना एक बार भैया। जिनको ये भी पसंद आए एक और तरीका है हमारे पास, HCl है उसका पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करा दो, तो KCl MnCl2 H2O एंड हमारा भाई क्लोरीन हमें मिल जाएगा। जिनको वो तीनों ही पसंद आए, डिकॉम्स प्रोसेस भी है प्रिपरेशन के लिए, यानी कि भैया Cl2 की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही मेथड प्रेजेंट है। हाइड्रोजन क्लोराइड का ऑक्सीडेशन करवा दो बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, किसके प्रेजेंट में? Cu2Cl2 एज अ कैटलिस्ट, टेम्परेचर 723 केल्विन, ठीक है। हमें क्या मिल जाएगा? क्लोरीन। अब एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस भी बच गया, वो भी पढ़ ही लो साथ ही साथ। उसमें क्या होता है, वहाँ पे क्लोरीन कैसे ऑब्टेन होगा? बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, ठीक है। और क्लोरीन कहाँ पर आपको मिलेगा? एनोड पे मिलेगा। फिर बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। सो क्लोरीन काफ़ी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, जैसे Al के साथ रिएक्ट कर लिया तो AlCl3 बना दिया, सोडियम के साथ रिएक्ट कर लिया तो सोडियम क्लोराइड बना दिया, फास्फोरस के साथ रिएक्ट कर लिया तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना दिया, एसिड के साथ रिएक्ट कर लिया तो H2Cl2 बना दिया, ठीक है। तो ये तो था क्लोरीन की रिएक्शंस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ। अब भैया जब क्लोरीन वाटर लूज करेगा ना, तो उस केस में येलो कलर फॉर्म होगा, ठीक है। ये वो अपना जो येलो कलर है सॉरी वो लूज कर देगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है? वहाँ पे HCl और हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है।
एंड जो हाइपोक्लोरस एसिड जो फॉर्म होता है ना, वो नासेंट ऑक्सीजन दे देता है, जिसके कारण भैया इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है ना, इसी के कारण डिफाइन होती है, क्योंकि HOCl से हमें क्या मिलता है, नासेंट ऑक्सीजन, जिसके कारण क्लोरीन भैया ब्लीचिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। देखिए फिर क्लोरीन जो है ना, वो अमोनिया, एक्सेस अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है और हमें क्या देता है, हमें यहाँ से नाइट्रोजन एंड अमोनियम क्लोराइड मिलता है एंड एक्सेस ऑफ क्लोरीन जनरेट होता है, ठीक है। और नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड भी फॉर्म होता है। देखिए दो तरीका है, अमोनिया आपका क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया सो अमोनियम क्लोराइड बना, या अमोनिया क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो NCl3 बना और HCl बना। अब देखिए जो कोल्ड और डाइल्यूट अल्कलीज है क्लोरीन का, वो अलग ही रिएक्शन करता है, ठीक है। NaOH के साथ Cl2 का अलग रिएक्शन देखने को मिलता है। अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट है तो सोडियम क्लोराइड एंड NaOCl2 फॉर्म होता है। अगर वहीं कोल्ड की जगह आपने हॉट ले लिया है तो NaCl एंड NaClO3 फॉर्म होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ठीक है। क्लोरीन जब आपका ड्राई स्लेट लाइम के साथ रिएक्ट करता है तो ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है। 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए ब्लीचिंग पाउडर जब क्लोरीन किसके साथ रिएक्ट करता है तो आपका ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करता है, और रिएक्शन लिख दीजिए। सो कुछ भी पूछ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये भैया ये देख लीजिएगा थोड़ा ये रिएक्शन को। देन उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की। काफ़ी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फेरस सल्फेट जो होता है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है फेरिक सल्फेट में, यानी कि FeSO4 जो है वो CO2 के साथ रिएक्ट करता है H2SO4 के प्रेजेंस में, एंड आपको Fe2SO4 होल थ्राइस मिल जाता है। आयोडीन को ये ऑक्सीडाइज कर देता है कि इसमें आयोडिक ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करता है, यानी कि I2 से अगर आपको HiO3 बनाना है तो उसको वाटर की प्रेजेंस में आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दीजिए। अब देखिए इसका ब्लीचिंग एक्शन क्यों था वो मैंने आपको बता दिया था, ड्यू टू द रिलीज ऑफ नासेंट ऑक्सीजन। क्लोरीन जो है वो H2O के साथ रिएक्ट करता है, HCl एंड नासेंट ऑक्सीजन मिलता है। अब कलर्ड सब्सटेंसेस है, ये नासेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या मिलेगा, कलरलेस सब्सटेंस मिलेगा, ठीक है। ये एज अ ब्लीचिंग वेजिटेबल्स ऑर्गेनिक मैटर्स को ब्लीच करने के लिए यूज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। और क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है ये परमानेंट होता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है वो परमानेंट है या टेम्पररी। तो भैया इनका जो रिक्रूटमेंट हुआ था ब्लीचिंग एजेंट की पोस्ट पे वो एज परमानेंट हुआ था। फिर आगे बात करते हैं HCl की। HCl का प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, तो भैया अगर सोडियम क्लोराइड को आप हीट कर देंगे ना कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो उस केस में NaHSO4 और HCl मिलता है, ठीक है। फिर बात करेंगे सोडियम बाइसल्फेट को। तो सोडियम बाइसल्फेट को अगर हम सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्स कर देंगे तो उस केस में आपको क्या मिल जाएगा, Na2SO4 मिलेगा एंड क्या मिल जाएगा आपको, आपका HCl मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज देख लेंगे तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये कलरलेस होता है, ठीक है। कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेलिंग स्मेल होता है। एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसे क्या कहते हैं, इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर में काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूबल होता है। जो आयोनाइज होगा तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन मिलेगा। इसका हाई वैल्यू होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट का, ठीक है, जो क्या इंडिकेट करता है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है जब हम वाटर में इसकी बात करते हैं। तो अब अगर कंसनट्रेटेड HCl को आप डिज़ोल्व कर देते हैं 1 पार्ट ऑफ HNO3 के साथ तो हमें क्या मिलता है, एक्वा रेशिया मिलता है। एक्वा रेशिया किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, फॉर डिजॉल्विंग नोबल मेटल, जैसे हो गया आपका गोल्ड एंड प्लेटिनम,
ठीक है। ये हो गए आपके ऑक्सो एसिड्स हैलोजन के, जिसमें आ गया आपका हाइपोक्लोरस एसिड हो गया, क्लोरिक एसिड हो गया, ये हो गया आपका क्लोरस एसिड, एंड ये हो गया आपका परक्लोरिक एसिड। ठीक है। फिर इंटरहैलोजन कंपाउंड तो वही आपका हो ही गया है। ठीक है। इंटरहैलोजन कंपाउंड फॉर्म हो गया, आपस में जो ये कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है। अब ये रिएक्शंस होती है जब इक्वल वॉल्यूम में रिएक्ट करते हैं। सो Cl2F2 इक्वल वॉल्यूम में रिएक्ट करेंगे तो 2ClF मिलेगा। ठीक है। अगर फ्लोरीन एक्सेस में ले लिया तो ClF3 बनेगा। यहाँ इक्विमोलर सोल्यूशन I2 और Cl2 को ले लिया तो ICl बनेगा। अब I2 और Cl2 पे Cl2 एक्सेस में तो ICl बन जाएगा। Br2 3F2 अगर ये डाइल्यूट वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर BrF3 बनेगा। अब यही सेम केस में आपने F2 को एक्सेस में ले लिया तो BrF5 बनेगा। ठीक है। तो थियोरेटिकल चैप्टर है पूरा का पूरा। सो इस तरीके से रीडिंग बेसिस में आपको इसको पढ़ते जाना है। जैसे आप नोवेल पढ़ते हैं ना, उस तरीके से आपको इसको पढ़ना है, थ्रू रीडिंग्स करनी है। फिर रिएक्शंस का आपको एक पेपर में सारे रिएक्शंस लिख लो, उसको देखते जाओ, रोज रोज गो थ्रू करो, चाय पीने के टाइम पे देखो। ठीक है। सो आपको क्या होगा, वो चीज़ें याद हो जाएंगी। कुछ कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है वो आपको देखने हैं, जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड से बता चुका हूँ। ठीक है। प्रॉपर्टीज देखते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड्स की। सो ये जो होता है कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, डाई मैग्नेटिक होता है नेचर में। क्यों डाई मैग्नेटिक होता है? बिकॉज कोई इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। वॉलेटाइल सॉलिड होते हैं या लिक्विड होंगे। ClF एक एक्सेप्शन है जो कि गैस फॉर्म में होगा। अब इंटरहैलोजन कंपाउंड जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं? ये ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि ये वीकर होते हैं एज कम्पेयर टू XX बॉन्ड इन हैलोजन्स। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट 18 एलिमेंट्स की बात करेंगे। इसमें आपका कौन कौन सा आ गया? हीलियम आ गया, नियॉन आ गया, आर्गन आ गया, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है। ये सारे आ गए ग्रुप 18 एलिमेंट में। अब देखिए इनका क्या होता है, NH2 NP6 एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इंक्रीज करेंगे डाउन द ग्रुप। आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक टेंडेंसी इनकी ज़ीरो होती है या पॉजिटिव होगी, बिकॉज ऑब्वियस है इनके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होगी। ठीक है। इसके कारण इनकी जो टेंडेंसी होती है एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन की, वो एकदम ज़ीरो होती है, इसलिए इनकी लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन गेट एंथैल्पी की। बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो जो नोवल गैसेस होते हैं वो मोनो एटॉमिक्स होते हैं, हाईली स्पार्किंगली सॉल्युबल होता है वाटर में। इनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो काफ़ी लो होता है, बिकॉज एक ही टाइप का इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है। वो भी कौन सा होता है? वीक डिस्पर्सन फोर्स होता है। ठीक है। इनको आप कंडेंस कर सकते हो लो टेम्परेचर में। जैसे जैसे इनकी साइज बढ़ती जाती है डाउन द ग्रुप, जो लिक्विफिकेशन प्रोसेस होता जाता है वो भी इजीली इंक्रीज होता जाता है। ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं तो इसका रीज़न ये होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है? देखिए लीस्ट रिएक्टिव होने का कारण यही है कि 1s2 फुलफिल्ड है हीलियम। ठीक है। यहाँ इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NH2 NP6 वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है। यानी कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आयनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी हाई होती है। ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होती है। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं कि जो जेनॉन के कंपाउंड्स हैं, ये भैया जेनॉन के कंपाउंड आए कहाँ से? तो भैया नील बार्टलेट जो थे वो काफ़ी प्रोत्साहित हुए जेनॉन, जिनकी रिएक्शन उन्होंने किसके साथ करवा दी? प्लेटिनम के साथ। तो ये कंपाउंड फॉर्म हो गया। ठीक है। अब उनको लेटर ऑन ऐसा लगा कि यार ठीक है, जेनॉन जो है वो फ्लोरीन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है अगर प्लेटिनम के साथ कर रहा है,
तो नील बार्टलेट वो बंदे थे जिन्होंने जेनॉन्स के कुछ कंपाउंड्स को एक्सप्लोर किया था, ठीक है। फिर जेनॉन्स की कुछ फ्लोरीन के कंपाउंड्स होते हैं जहाँ 3 बाइनरी फ्लोराइड्स XeF2, XeF4 एंड XeF6, ठीक है। अगर आपने जेनॉन को एक्सेस में ले रखा है तो आपको क्या मिलेगा, XeF2 मिलेगा। और अगर 1:5 का रेशियो है तो आपको क्या मिलेगा, XeF4, ठीक है। 1:20 का रेशियो है तो आपको क्या मिल जाएगा, XeF6, ठीक है। सो XeF6 कैसे मिलेगा, XeF6 कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ XeF4 एंड O2F2 और टेम्परेचर क्या होगा, 143 केल्विन होगा, ठीक है। यानी कि जब आपका XeF4 O2F2 के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, XeF6 मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, XeF4 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस एंड उसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ये दोनों ही रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो ये आप याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। एंड पूछा जाता है एग्जाम में कि जेनॉन फ्लोराइड का जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हुआ या पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ तो क्या प्रोडक्ट मिला। देखिए, ये मैं काफ़ी जगह बोल के आया हूँ प्रीवियस स्लाइड्स में कि ये इम्पोर्टेंट है रिएक्शन, ये इम्पोर्टेंट है। दैट्स नॉट मीन कि आपको मगअप करना है, गो थ्रू होइए, ये 1-2 बार देखेंगे ना तो आपके माइंड में ऑलरेडी ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ऑलरेडी ये छप जाएंगी, ठीक है। सो पी ब्लॉक है, काफ़ी ज़्यादा इसका वेटेज होता है, अराउंड 8 to 12 मार्क्स होता है। सो इसमें कोई आपको टॉपिक छोड़ना नहीं है अगर आपको 90 का टारगेट है, ठीक है। यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड ट्रिक्स एंड टिप्स अगर आपको चाहिए 95 प्लस लाने के लिए तो उसकी वीडियो भी जल्द आने वाली है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन दबानी है एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है एजुकेशन पंडित चैनल को। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड जय हिंद।